जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। आपको सबको हमारी तरफ से और हमारे एकेडमी की तरफ से आप प्रसन्न रहें और हंसमुख रहें, उत्साही रहें और ऊर्जावान रहें, ये हमारी भगवान से कामना है। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मैनुअल क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को मैं एकेडमी आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में हम क्या है ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। जूम ऐप पे हमारे जो मॉर्निंग में हमारा फिजिकल हम करवाते हैं जूम ऐप पे, और साथ में हमारी जूम ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। तो जो जूम ऐप पे क्लासेस चल रही हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए, आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके अपने जूम ऐप पे क्लास लीजिए। और जो बच्चे जूम ऐप पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मैं स्पेशलाइजेशन यूट्यूब चैनल है हमारा आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में। तो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में यूट्यूब चैनल में बहुत ही अच्छे ढंग से हम जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनकी क्लासेस की मैं डाल रहा हूँ जो वीडियो। तो वीडियो में हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करके सारे जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए भी हमारा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके अपना एजुकेशन को बढ़ाएं, क्योंकि अभी लेटेस्ट सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे अनलॉक होगा तो जैसे मैं अभी एसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म डालने वाला है, उसकी एग्जाम हो रहा है अभी होने वाला है। आर्मी की वैकेंसी जबलपुर बीआरओ की जो वैकेंसी है वो भी अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, फिजिकल और रिटर्न होगा। उसके बाद फिर इसके बाद एमपी जो पुलिस का एग्जाम अगस्त में 100% होना है। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए जो हमारे पास टीचर हैं, तो टीचर हमारे पास जैसे मैथ के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं और इंग्लिश के, जीके के, जीएस के और रीजनिंग के और हिंदी के। तो हमारे ऑल सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं प्रोफेशनल टीचर। जैसा कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस्टर संदीप जो तिवारी हैं, जो कि एमपी के माने जाने हुए अच्छे टीचर्स हैं, इनका जीके में बहुत अच्छी कमांड है। कमांड इस प्रकार से है कि इन्होंने इतना जीवन में अध्ययन कर लिया है, इतना अध्ययन कर लिया है कि सोचिए कि 2017 में इन्होंने एमपीपीएससी मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में गए, कुछ कमी की वजह से एक आधा पॉइंट से बाहर आए। 2019 का जो एमपीपीएससी हुआ था उसमें किए, और यूपीएससी अभी प्री क्वालिफाई किए हैं। और रही बात इनका एजुकेशन बताएं तो बहुत ही ज़्यादा इनका एजुकेशन है, बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। तो हम चाहते हैं कि जो मिस्टर संदीप की वीडियो है इनको आप लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखें। हमारे एकेडमी के बच्चों और बच्चियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपने माइंड को सेट करें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो जब आप वीडियो देखें तो ऐसा एनालाइज करें कि मैं क्लास में बैठा हूं, अपना कागज पेन ले लें और जो वीडियो को है उसको नोट डाउन करते रहें। जब आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आपकी नोट्स बन जाएगी और आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रेगुलर एजुकेशन करेंगे तभी जाके आने वाला कोई एग्जाम क्वालिफाई आपका हो सकता है। तो मैं जो संदीप हैं इनका हम चाहते हैं कि अपनी क्लास लें। अभी जैसे जीके का पार्ट चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो अभी पार्ट 3 की आज जीके की एक प्रोफेशनल क्लास लेने वाले हैं। उसके लिए ओके सर, प्लीज अपनी क्लास जो करिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं और लास्ट तक नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि झाबुआ से कौन सा जिला अलग होकर बना है। कमेंट बॉक्स में मेरा उसका आंसर नहीं आया है। तो ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि आप जब भी बैठें तो एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और वो एक तरीके से नोट्स बनाते रहें और लास्ट तक वीडियो देखें। क्योंकि कहते हैं ना, खरगोश और चूहे में दोनों में अंतर हो जाता है। चाहे छोटी छोटी चाल से या धीरे धीरे स्टेप में आप चलते जाएंगे ना, तो यही स्टेप आपको एक दिन ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये ना मान के बैठें कि हाँ बस लॉकडाउन हो चुका है, एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम तो होंगे, आपने फॉर्म डाला है तो एग्जाम तो लेगा। और यही अगर आलस मान के आप बैठ जाओगे ना, तब तो कुछ नहीं होने वाला यारो। तो इस वजह से चलो आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के गठन में जो हम लोग छोड़ के रखे थे उसको पूरा करते हैं।
तो पढ़ रहे थे हम एमपी जीके और मध्य प्रदेश की गठन की कहानी। हमने उस दिन आपको बताया था कि 2008 वाली कहानी चल रही थी कि 2008 में कौन कौन से जिले बने हुए थे। तो 2008 में बताया गया था कि एक बना था सीधी से अलग होकर सिंगरौली, सीधी से अलग होकर आपका बना था सिंगरौली, और एक अलग होकर बना था कौन, मैंने आपसे पूछा था झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना था, तो आपको झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर। अलीराजपुर, ये दो जिले हमारे 2008 में बने हुए थे, बस इनकी थोड़ी डेट अलग अलग थी। एक बना था हमारा सीधी से सिंगरौली जो बना था तो आपको 24 मई को मिलेगा, 24 मई 2008 को, और अलीराजपुर मिलेगा आपको 17 मई 2008 को। ये दो जिले हमारे 2008 में बने थे। इसके बाद 2008 में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि आगे किस सन में जिलों का गठन किया गया, 2008 के बाद अगर इसमें हम 5 साल ऐड करेंगे तो 2013 हम चले आते हैं। तो 2013 में हमारे जो जिले बने तो एक तो जिला बना आपका कौन सा, आगर मालवा। आगर मालवा जो बना तो हमारा शाजापुर से अलग होकर बना, शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना। उसके बाद इस 2013 में हम जैसे 5 साल ऐड करेंगे तो आ जाता है अपना 2018 का समय। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 में अपना कौन सा एक नया जिला बनता है, निवाड़ी। निवाड़ी जिला बनता है जो आपका टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है। ठीक, ये निवाड़ी जो है आपका तो टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है। पहले क्या हुआ करता था, ओरछा तहसील जो होती थी और पृथ्वीराजपुर तहसीलों से मिलकर अपना नया जिला निवाड़ी बनता है। ठीक है, तो पहले ये चीज आप याद रखिएगा कि पहले जो भी पौराणिक स्थल या भी मंदिर और मस्जिदों के बारे में जो पूछा जाता था तो सारे टीकमगढ़ अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अब उनका ओरछा वाला जो स्थल आ गया है तो हमारे निवाड़ी में आ गया है, जिस वजह से अगर कोई भी टीकमगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र अगर पूछता है और ओरछा के बारे में कोई भी जानकारी अगर पूछता है हमारा पेपर तो हम उसको निवाड़ी में लगाएंगे। तो ये हो जाती है हमारी 52 जिलों की कहानियां कि इस तरह से हमारे 52 जिले मध्य प्रदेश में बनते हैं कि 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उन दिनों पर जब बचे हुए जिले 45 थे तो 45 जिलों से हम पहुंचते हैं अपने 52 जिलों में। और हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन था, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्गी राजा के नाम से फेमस आपके दिग्विजय सिंह जी थे। तो ये याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम चलते हैं तो देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ जो नाम हैं, कौन कौन से नामों से हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है और उसका विस्तार क्या रहा, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। क्योंकि अपना ये सुंदर सा जो मध्य प्रदेश बना हुआ है इसकी कहानी ही बड़ी सुंदर है और बड़े बड़े सुंदर सुंदर नामों से जाना जाता है, और जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि इसकी सुंदरता क्या है और हमारे मध्य प्रदेश में है क्या। तो देखते हैं इसका विस्तार क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम, ठीक है, इसका नाम क्या क्या है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब इसका नाम तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजाद जब भारत नहीं हुआ था उन दिनों पर अपना मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो सबसे पहले जाना जाता था आपका एक सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से जाना जाता था। ये कब जाना जाता था, मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से 1947 के समय जाना जाता था, यानी 1956 के पहले।
क्योंकि ये बराज जो था तो एक हैदराबाद की आपकी रियासत था, उसको हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा लीज में लिया गया था। अब उसके बाद एक और नाम जाना जाता है जो सब कोई जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से, सोया प्रदेश। अब ये सोया मतलब सोने वाला सोया मतलब समझ लीजिएगा कि हम सोते रहें, वो वाला सोया नहीं, सोयाबीन प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर प्रदेश के 81% से ज्यादा जो है तो मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिस वजह से इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट इसका नाम है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश, अब देखिए हृदय प्रदेश, इससे बड़ा कोई उपाधि नहीं हो सकती है हमारे लिए कि हृदय प्रदेश, क्योंकि ये भारत का हृदय है, भारत की धड़कन है। ठीक है, क्योंकि भारत के मध्य में पाया जाता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं भारत का हृदय प्रदेश या फिर भारत का दिल कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने किसी न किसी को अपना दिल बना के रखा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है अपना मध्य प्रदेश। अब इसमें मध्य प्रदेश तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश नाम है अपने मध्य प्रदेश का, पर किसने नाम दिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था। तो मध्य प्रदेश नाम आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों के हमारे मुख्यमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने मध्य प्रदेश नाम से अपने मध्य प्रदेश का नाम संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में कि मध्य प्रदेश फैला कितना है और इसकी कितनी लंबाई और कितना इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखते हैं अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश का हम भारत के अकॉर्डिंग कि कितना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। अब कहीं कहीं हमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दो रूप से लिखा हुआ मिलता है किसी किसी बुक में, एक 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भी कहीं लिखा हमें मिलता है, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे एक रोचक कहानी सी है। सन 2000 का जब समय था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक थे उससे पहले, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो यहाँ पर एक ठो अमरकंटक घाटी है। अमरकंटक का जो पठार अपना है, श्रेणी आती है, यहाँ पर है इसी की एक किरार घाटी। किरार घाटी, ये जो घाटी है तो कभी छत्तीसगढ़ में जाती है तो कभी मध्य प्रदेश में आती है। मतलब ये घाटी चलायमान नहीं है कि घाटी चलती है और कूद के कहीं छत्तीसगढ़ में जाती है और कहीं मध्य प्रदेश में आती है। इसका मतलब जब छत्तीसगढ़ कहता है कि ये घाटी हमारे क्षेत्र एरिया में आती है, हमारे क्षेत्रफल के एरिया में आती है, तब हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और जब मध्य प्रदेश कहता है कि ये किरार घाटी अमरकंटक हमारे क्षेत्र में आता है, तब इसका कितना हो जाता है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। वर्तमान में कहा जाता है कि इन दोनों ने अपने मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लिया है, और मध्य प्रदेश जो है तो मध्य प्रदेश कहता है कि अब ये घाटी हमारे हिस्से में है। तो हमें दोनों याद रखने की आवश्यकता है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। नहीं, अगर ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं तो नहीं दिए जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई। इसकी लंबाई क्या है, तो सबसे पहले अगर देखें तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, तो हम ऐसे भी देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्षेत्र कम पाते हैं, इधर से आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो इसकी लंबाई 605 किलोमीटर आती है। ठीक है, और इसको अगर पश्चिम से पूर्व की ओर अगर ये वाला क्षेत्र हम देखें तो ये वाला भाग आता है 870 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। यानी ये हो गई हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और ये हो गई हमारी पूर्व से पश्चिम की लंबाई।
ठीक है, ये चीज है अपने मध्य प्रदेश का। अब हमने क्षेत्रफल में देखा कि क्षेत्रफल के रूप में जो भारत के क्षेत्रफल से अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग है, तो भारत के क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश का भाग जो आता है तो 9.38% आता है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम वो करते नापते हैं तो 3.38% जो है तो हमारे मध्य प्रदेश का भाग आता है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा कौन सा, भारत में सबसे बड़ा राज्य और कौन सा जनसंख्या में छोटा और बड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखें अगर सबसे पहले क्षेत्रफल में कितने नंबर पर हमारा भारत के हिसाब से क्षेत्रफल में अपना मध्य प्रदेश आता है, तो क्षेत्रफल में देखें अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे पहला जो राज्य आता है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत में, तो आता है आपका राजस्थान। राजस्थान, ठीक। और राजस्थान के बाद जो आता है तो दूसरा नंबर पर आ जाता है हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कहा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से अपना मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद जो है तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या में कितने नंबर पर अपना मध्य प्रदेश आता है, और यहीं पर अगर देख लें कि जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश है, तो भारत के हिसाब से 6% जनसंख्या जो है तो अपने मध्य प्रदेश में निवास करती है। 6% जनसंख्या संपूर्ण भारत के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद जनसंख्या में देखें तो अपने मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या में आता है हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद जो आता है तो आपका महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर। फिर महाराष्ट्र के बाद जो आता है आपका, तो महाराष्ट्र के बाद आ जाता है आपका बिहार। ठीक है, आप पहले भोजपुरी बोल लो, ठीक है, उसके बाद मराठी बोल लो, और फिर उसके बाद बड़बोली बोल लो, एक बिहारी। ठीक है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को अभी सभी परिचित हो गए तो बिहारी बोलवा करा। ठीक है, उसके बाद चले आओ, इन दिनों तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, और फिर आ जाता है अपना मध्य प्रदेश। यानी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आता है, 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से आता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से लें तो 5वें नंबर पर अपना कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले इसकी सीमाओं से लगते हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए प्रमुख जिले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे प्रमुख जिले और राज्य। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और उन सीमाओं से कौन कौन से जिलों की सीमा जो है तो हमारे मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को छूती है। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे उत्तरी भाग में अगर हम जाएंगे तो सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है अपना। उत्तर प्रदेश, जैसा नाम उत्तर में तो उत्तर प्रदेश। ठीक, यानी उत्तर की सीमा जो छूता है तो उत्तर प्रदेश राज्य छूता है अपने मध्य प्रदेश की सीमा। और उसके बाद तब दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आ जाता है आपका महाराष्ट्र। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र बनाता है। ठीक, और आपके पश्चिमी सीमा जो है तो यहां पर बना देता है राजस्थान, और उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाता है गुजरात। ठीक, ये दो राज्य हमारे
इधर की यानी पश्चिमी सीमा बनाते हैं कौन कौन से, एक गुजरात और दूसरा राजस्थान। ठीक, उसके बाद हम अपनी पूर्वी सीमा देखें तो पूर्वी सीमा जैसे हम जानते हैं कि पूर्वी से ही अलग होकर अपना छत्तीसगढ़ बना हुआ था। तो पूर्व सीमा से अलग हुआ कौन सा, छत्तीसगढ़। तो पूर्वी सीमा से लगा है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो अपना मध्य प्रदेश जो है तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, यानी 5 राज्यों की सीमा जो है तो मध्य प्रदेश को छूती है। मध्य प्रदेश को छूती है। ये जो है तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए हैं। अब इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले उत्तर में कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर के बाद हम चले आए दक्षिण में, नीचे तो दक्षिण में पा गए हम महाराष्ट्र को। फिर महाराष्ट्र के बाद हम चले आए पश्चिम में, तो पश्चिम में जो है तो हमारे दो राज्य मिलेंगे, एक गुजरात और एक राजस्थान। ठीक, और फिर उसके बाद हम पूरब में चले जाएंगे तो पूर्व में कौन सा मिलेगा, हमारा छत्तीसगढ़। पूर्व मिलता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो ये सारे राज्य जो हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन सी सीमा जो है तो लगी हुई है, कौन कौन से जिलों की सीमा। तो अगर उत्तर प्रदेश से हम देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो अपना आता है तो यहां पर है एक जिला, कौन सा, मुरैना। मुरैना, यहां पर हमारा मुरैना है। तो सबसे उत्तरी जिला जो है अपना तो कौन सा आता है, मुरैना। और सबसे दक्षिण में अगर हम आए तो सबसे दक्षिण में यहां पर आ जाता है बुरहानपुर। ठीक, अब बुरहानपुर जो है सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा हो गया, मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला हमारा हो गया बुरहानपुर। तो मतलब मुरैना की सीमा हमारे उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और इधर बुरहानपुर की सीमा जो है तो हमारे महाराष्ट्र से लगी हुई है। ठीक है, अब उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन जो है तो दूर होता रहे, कंफ्यूज में आप न रहो। यानी उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा से लगा जिला कौन सा है, मुरैना। ये सबसे उत्तरी जिला है और ये उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक, और दक्षिणी जो है सबसे दक्षिणी जिला जो आता है आपका तो दक्षिणी जिला आता है बुरहानपुर। हमने देखा कि दक्षिणी सीमा जो है तो बुरहानपुर आती है और जो है तो पश्चिमी सीमा कौन से जिले से लगती है, तो पश्चिमी सीमा देखें अगर हम पश्चिमी सीमा तो जानते हैं कि पश्चिमी जो है तो हमारे राजस्थान और गुजरात जो 2 जिले राज्य आते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी सीमा से लगा हुआ सबसे पश्चिमी सीमा वाला राज्य हो जाता है आपका झाबुआ। ठीक, झाबुआ। अब ये झाबुआ से जो आपका अलग हो चुका है एक अलीराजपुर। ठीक है, तो पहले आपका झाबुआ आता था सबसे पश्चिमी जिला, लेकिन अब हम लिखेंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर अब हमारा सबसे पश्चिमी जिला कहलाएगा अलीराजपुर। और पूर्वी जो आपका सबसे पूर्वी जिला आ जाता है, सबसे पूर्वी जिला आ जाता है सिंगरौली, जिसे शिवराज मामा ने 2008 में सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। सिंगरौली मतलब सिंहों वाला प्रदेश या जिला नहीं कहलाएगा, सिंगरौली मतलब एक सिंगापुर, मिनी सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मिनी सिंगापुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ऊर्जा राजधानी के रूप से तो जाना ही जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि आगे की इसकी कहानी क्या है। तो अगर हम देखें आगे की मध्य प्रदेश के साथ हमारे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, तो उसमें से आगे चलते हैं हम। तो अब इनको हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश की सीमाएं।
अब ये देखिए कि हम मध्य प्रदेश की जो है तो भू अवशेषित राज्य है, यानी पूर्ण तौर से कहें तो लैंड लॉक प्रदेश है। ठीक है, तो लैंड लॉक प्रदेश क्यों कहा जाता है या फिर लैंड लॉक क्षेत्र कैसे बना? तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा जो है तो हम देख रहे हैं कि न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगी हुई है। तो ऐसा प्रदेश या ऐसा राज्य जो चारों तरफ से स्थल क्षेत्रों से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक क्षेत्र। ठीक है, तो अपना मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक क्षेत्र कहलाता है। और ये जो है तो सबसे प्राचीनतम शैल समूह, प्राचीनतम शैल समूह गोंडवाना लैंड से निर्मित है, गोंडवाना लैंड से निर्मित है। अब अगर हम गोंडवाना लैंड की एक कहानी जाने कि गोंडवाना लैंड है क्या या गोंडवाना लैंड बना कैसे, ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पर पहले इस चीज को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए और रफ में नोट कीजिए और एक नोटबुक बनाइए।